यूपी के छोरो, दे दिया क्या तुमने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 का खूंखार एग्जाम। पूरा यूपी के बालक ट्रेन में, बस में, टेम्पो में, रिक्शा में, बैलगाड़ी में भर भर के पेपर देने गया हैं। और पेपर दिया 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का मेरे भाई। और पेपर दिया, हमारे पास आ भी गया। ऑफलाइन आपका पेपर हुआ था। अब हमारी जिम्मेदारी है उस पेपर में आए हुए सभी सवाल, डीआई के भी और अर्थमेटिक के भी सॉल्व करवाना। बिल्कुल हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं एज इट इज पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। आप चाहोगे तो मैं सारी शिफ्ट सॉल्व करवा दूंगा मेरे भाई। ठीक, कंप्लीट 25 के 25 सवाल हम करेंगे, 4 डीआई और उसके अर्थमेटिक के क्वेश्चन। सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आपको करवा रहा हूं बिल्कुल फ्रेश जो है सॉल्यूशन एकदम, और सबको समझ में आ जाएगा। हर बच्चे को कर लेना चाहिए जिनका अगली शिफ्ट में पेपर है। अच्छा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़े, मैंने डीआई यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए स्पेशली अपने चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे करवाए थे। ये डीआई की वीडियो है, टेबल डीआई, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ सब कुछ कराया था, पाई चार्ट वगैरह आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं मेरे भाई। पहले अर्थमेटिक के सवाल हैं एज इट इज, क्योंकि टाइप करवाने का समय नहीं था तो हमने पेपर से ये कटवा दिया। एक्स और वाई सह अभाज्य को प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम क्या होगा। को प्राइम नंबर समझते हैं, जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो मेरे भाई। जैसे कि 5 और 8, 5 और 8 ऐसी कोई संख्या नहीं है एक के अलावा जो दोनों को काटे। 5 और 8 दोनों को डिवाइड करने वाली कॉमन संख्या 1 है। तो 5 और 8 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नंबर नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे भाई। ऐसी संख्या जो 5 8 दोनों से कटे 40 होगी। तो सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका एलसीएम हमेशा उनकी गुणा के बराबर होता है। समझ में आई बात। ये बिल्कुल बेसिक सवाल था, पेन तक नहीं उठाना था। कौन सा बड़ा है, √45 या √49 -1। देखिए बढ़िया सवाल है भाई। बोथ आर इक्वल, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नन ऑफ, 5 ऑप्शन है भाई। ये नन ऑफ द एबव सारा काम खराब कर रहा है। ठीक है, √45 है। अब √49 क्या होता है भैया, 49 का अंडर रूट 7, 7 - 1 6। अब बताओ √45 बड़ा है कि 6 बड़ा है भाई। 6 क्या होता है, अंडर रूट 36, यानी कि √45 बड़ा रहा फिर √36 से, यानी कि √45 की वैल्यू यहां पर बड़ी है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस सवाल का। आ जाइए, डिवाइड करना है यहां पर 2994 बटे 14.5 है 172। तो 29.94 को आपको 1.45 से भाग करना है। ठीक है गोविंद, बताओ कैसे करेंगे, बताओ बताओ। हैं, देखो अगर हवा में दिखाना है तो बताओ इस सवाल का आंसर क्या आ चुका है, मुझे ये बताना है। ठीक है भाई, ये बताना है। नीचे 2 दशमलव, ऊपर 2 दशमलव, तो दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी कि ये तो बताना है। लेकिन सवाल में दिया क्या है गोविंद, सवाल में ये दिया है, लेकिन यहां तो 1 दशमलव है ना भाई। ये नीचे दशमलव है। अगर मैं नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर उधर गुणा चला जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा ये 17.2। बेटा दिमाग चाहिए होता है चीजों को जल्दी से। नीचे का दशमलव हटाओगे तो ऊपर कहां चला जाएगा, उधर गुणा में चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17.2। नहीं समझे होंगे, मैं आपको बता देता हूं। 2994 बटे, डिवाइड का मतलब होता है बटे 14.5 भाई, बराबर सवाल में आपको दिया है 172। सवाल में जो पूछा है वो आपसे ये पूछा, यहां देखिए दशमलव में ऊपर भी 2 अंक है, दशमलव के बाद नीचे भी 2 अंक है, तो दशमलव कट गया। यानी कि आपको 2994 बटे 145 ही बताना था। लेकिन जो मुझे सवाल में दिया हुआ, यहां नीचे दशमलव है 1, तो भैया दशमलव 5, 14.5 दशमलव अगर मैं यहां से हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, ये यहां खिसक जाएगा, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहां आ जाएगा। इसकी वैल्यू 17.2। समझ गए होंगे। ठीक है, दशमलव का ज्ञान होना चाहिए करने के लिए। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच डिफरेंस क्या है, इसे हर कोई आदमी कर लेगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी अंक क्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़े डिजिट 999 से बनेगी। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10, और इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 989। ठीक है, ये इनका अंतर बताना था, कुछ भी नहीं है सवाल में। आ जाइए,
2/5 को प्रतिशत फॉर्म में लिखिए। भाई साहब, किस बालक का किससे मंगाए पेपर? 2/5 को भी प्रतिशत में नहीं बदल पा रहा, इसकी नौकरी नहीं लगेगी भाई, यू बेकार है। फिर कहते हैं हम बेरोजगार है। भाई साहब, तुम पेट का पेपर देने जा रहे हो और तुम 2/5 नहीं बता पा रहे। भाई 1/5 कितना होता है सचिन? 2/5 कैसे? 2 की गुणा 2/5 40% के बराबर होता है। देखिए, अर्थमेटिक के सवाल मेरे भाई हल्के हैं, कोई भी टफ नहीं था इसमें। आगे चले, अब हम अपना डीआई बनाएंगे जी। 5 सवाल अर्थमेटिक के हैं, 4 डीआई के हैं। चलिए पहला सवाल पढ़ लेते हैं दोस्त, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है पहले तो, ठीक है जी। ये यहां पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इस पाई चार्ट में बताएगा कि टोटल परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ चेयर्स व्हील एंड ऑफिस मैन्युफैक्चरिंग 5 डिफरेंट मंथ। ओके मेरे भाई, यानी कि ये हटा देते हैं। 5000 कुर्सियां बनाई गई हैं, टोटल 5000 कुर्सियां बनाई गई हैं। जनवरी में कितनी? 27%, फरवरी में 20%, मार्च में 18%, अप्रैल में 10%, मई में 25%। कुल 5000 कुर्सियों का 27% जनवरी में बनाई गई हैं। टोटल 5000 कुर्सी में से 20% फरवरी में बनाई गई हैं। इस तरीके से दिया हुआ है, डाटा पढ़ लिया। टोटल परसेंटेज जोड़ के कितना आएगा? 100% आएगा। अब यहां मेरे भाई नीचे टेबल भी दिया हुआ है, साथ साथ टेबल डीआई भी आपको यहां पे साथ साथ दिया हुआ है। अब टेबल में क्या लिखा हुआ है कि भाई इन महीनों में व्हील कुर्सी की संख्या का ऑफिस कुर्सी के निर्माण से अनुपात। कुर्सी 2 तरह की बनाई गई हैं, सवाल में दिया भी हुआ 2 तरह की कुर्सियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी कुर्सी हैं? व्हील और ऑफिस। तो व्हील चेयर टोटल कुर्सी तो 5000 बनी है, उनमें से मेरे भाई अलग अलग महीने में व्हील चेयर जो बनी है और जो ऑफिस चेयर बनी है उनका रेशियो आपको दिया है। समझ में आ गया? हर महीने का डीआई पढ़ लिया। अब सवाल कर लेते हैं। सवाल इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में आपके पेपर में आया है। चलो करते हैं बच्चों। फरवरी में व्हील कुर्सी की संख्या और अप्रैल में व्हील कुर्सी की संख्या के बीच अंतर बताओ। डिफरेंस आपको बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। तो टोटल कुर्सी आपको बताना है फरवरी के महीने में और अप्रैल के महीने में। अच्छा, टोटल कुर्सी कितनी है भाई? 5000 में से सचिन फरवरी में कितनी कुर्सी बनी है? 20%। तो 5000 का 20% फरवरी के महीने में बनी है। अब उसमें से आपको बताना है व्हील चेयर। तो फरवरी के महीने में ये रेशियो है 7:3। 7:3 में व्हील चेयर कितनी आएंगी? 7/10। ये आ गया। ऐसी अब टोटल कुर्सियां कितनी बनी है? 5000। 5000 में से अप्रैल के महीने में कितनी बनी है? 10%। तो पूछा है अप्रैल के महीने में व्हील चेयर। अप्रैल के महीने में व्हील, देखो बराबर बराबर है, 1:1। जितनी व्हील चेयर बनी उतनी ऑफिस चेयर बनी है। तो व्हील चेयर कितनी होंगी? इसका 1/2। और हमें क्या बताना है? इसका डिफरेंस बताना है। ठीक है जी। तो 2 0 ये आ जाएगा और ये मेरे भाई यहां पे 700 और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2 0 और मेरे भाई 500 500/2 250 आ जाएगा। तो 700 - 250 कितना आ जाएगा आपका? ये 450 450 इसका आंसर है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम आसान सा सवाल है। आगे आ जाइए। ये ज्यादा लिख दिया बच्चे ने, चलो कोई बात नहीं। सेम क्वेश्चन है, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं। आ जाओ। अब ये रहा सवाल। सवाल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, घबराना नहीं है आपने। ठीक है, हम आपको इस तरह के कई सारे डीआई करवा चुके हैं। मैंने वो डीआई भी कराया जिसमें सर्कुलर टेबल दोनों हो, कराया ना आपको। चलिए, जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियां नहीं बिकी। जनवरी में जितनी कुर्सी बनी 20% नहीं बिकी। ठीक है, जनवरी में नहीं बिकी ऑफिस कुर्सियों की संख्या का व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जनवरी में जो हमने कुर्सी बेची है व्हील चेयर, उनकी संख्या आपको बतानी है। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात बताइए, टोटल कुर्सियां कितनी हैं? 5000। 5000 में से जनवरी के महीने में कितनी बनी है? 27%। तो जनवरी के महीने में 5000 का 27% यानी कि 1350 कुर्सी बनी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई?
अब 1350 कुर्सी जो बनी है, मुझे बताओ उसमें से व्हील चेयर कितनी है? जनवरी के महीने में जो व्हील चेयर और जो ऑफिस चेयर बनी उनका रेशियो 2:1 दिया है। तो 1350 में से गोविंद ये बताओ कि व्हील चेयर कितनी बनी है? 2/3, यानी कि कितना आ जाएगा? 900। तो 900 जनवरी के महीने में व्हील चेयर बनी है। बात समझ में आ गई? लेकिन सवाल क्या है? सवाल है कि जनवरी में जितनी कुर्सी बनी उसमें से 20% नहीं बिकी। अगर 1350 कुर्सी बनी तो 1350 का 20% यानी कि मेरे भाई 270 कुर्सी नहीं बिकी। ये नॉट सेल, ये नहीं बिकी, नॉट सोल्ड। समझ में आ गया? जो 270 कुर्सी नहीं बिकी है, उन ना बिकने वाली कुर्सियों में जो ऑफिस की चेयर है और जो व्हील चेयर है उनका रेशियो कितना है? 5:4। तो पूछा जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या, तो जो कुर्सियां नहीं बिकी कितनी है टोटल? 270। इन 270 ना बिकने वाली कुर्सियों में व्हील चेयर कितनी होंगी? 4/9। 270 का 4/9 कितना आ जाएगा भाई? ये 120। 120 यानी कि मैं कह सकता हूं कि जनवरी के महीने में 270 चेयर नहीं बिकी, उसमें से 120 आपकी व्हील चेयर है। जनवरी के महीने में व्हील चेयर जो है मेरे भाई बनी कितनी है? 900 बनी है। 900 व्हील चेयर बनी है जिसमें से 120 व्हील चेयर नहीं बिकी। तो बाकी की कहां गई है? कितनी? यानी कि जनवरी में कितनी व्हील चेयर बिकी हैं? देखो इस बच्चे का आंसर आया है, नहीं निकाल पाया ना ये जीरो तो नहीं ला रहा ये। चलो आगे चलेंगे। हाँ बढ़िया दिया ये गोविंद, अच्छा है ना? दिमाग लग रहा है। चलिए आ जाते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं मेरे भाई। एक बार आपको डेटा को समझ, लिखने का तरीका समझ लेना कि क्या कहना चाह रहा हूं, उसके बाद फ्लो बनता चला जाता है। सवाल देखते हैं पहले। अप्रैल में ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर का कितना प्रतिशत है? देख रहे हैं? अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की कुल संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर का कितना परसेंट है? कोई दिक्कत नहीं करेंगे। अप्रैल में ऑफिस कुर्सी कितनी बन रही है? देखिए प्यारे भाई, अप्रैल में कितनी कुर्सी बना रहे हैं हम लोग? कितनी का? तो 5,000 का 10% कितना? 500। 500 कब बनी है? अप्रैल के महीने में। लेकिन हमको क्या निकालना है अप्रैल के महीने में? ऑफिस कुर्सी। 500 टोटल कुर्सी बनी। अप्रैल के महीने में मेरे भाई व्हील चेयर और ऑफिस चेयर आधा आधा है, यानी कि मेरे दोस्तों इसमें से फिर ऑफिस चेयर कितनी आ जाएंगी? 500 का कितना? 250। तो ये आ गया अप्रैल के महीने में ऑफिस चेयर कितनी बनी है? 250। पूछा ये कितना परसेंट है फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर का। यानी कि मेरे भाई व्हील और ऑफिस चेयर नहीं निकालनी, कुल कुर्सी निकालनी है। तो फरवरी और अप्रैल में कुल कितनी कुर्सी बनी है? जल्दी बताओ ओढ़ के। ये रहा फरवरी और ये रहा अप्रैल, यानी कि 30%। तो 5,000 का 30% कितना आ जाएगा? 5,000 का, अच्छा डिफरेंस निकालना है ना हमें। फरवरी और अप्रैल के महीने में जो कुर्सी बनी है उनकी संख्या का अंतर निकालना है। तो 5,000 का 10% कितना आ जाएगा? 500। तो फरवरी और अप्रैल के महीने में जो कुर्सियां बनी है टोटल, उनका डिफरेंस कितना आ गया? तो 500 का कितना परसेंट आपका 250 हुआ जी? 50%। देखो इसका आंसर तो नहीं आ रहा, पर इसने 50 लगाया। इसका क्या साबित होता है? इसने बराबर वाली लड़की से पूछा है कि नहीं? चलो आगे आ जाते हैं, अगला देखेंगे। इसको बड़ा कर दे रहे हैं अपन लोग। टे 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 टे। ये बताओ जी, मई में व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में ऑफिस कुर्सियों की संख्या का रेशियो ज्ञात कीजिए। मई के महीने में व्हील चेयर, देखो हमें रेशियो निकालना है तो रेशियो पे ध्यान दे लेते हैं, 5,000 की कैलकुलेशन नहीं करते। क्योंकि हमने मान लिया मेरे भाई कि टोटल 100 कुर्सी हैं। 100 कुर्सी में से मई में कितनी बनी है? मई में कितनी बनी है? 25। ये तो मार्च है, सॉरी। मई में कितनी बनी है? 25। लेकिन आपको रेशियो निकालना किसका है? व्हील चेयर का।
तो यहां जो रेशियो दिया है वो किसका दिया है? व्हील से ऑफिस चेयर का। तो मई के महीने में ये है, तो व्हील चेयर और ऑफिस चेयर का रेशियो मई के महीने में कितना है? 3:2। तो मई के महीने में ऑफिस चेयर कितनी बनी होंगी फिर? 2/5 व्हील चेयर बनानी है, सॉरी व्हील चेयर आपको बनानी है, तो व्हील चेयर बनी होंगी 25 का 3/5। अब इसका रेशियो किसके किसके साथ बताना है? जनवरी के महीने में ऑफिस चेयर की संख्या का। तो जनवरी के महीने में ऑफिस चेयर कितनी बनी है? जनवरी के महीने में सॉरी टोटल चेयर कितनी बनी है? 27। अब इन 27 में से आपको क्या लेना है? ऑफिस चेयर। तो व्हील और ऑफिस चेयर का रेशियो कितना है? 2:1। तो इसमें से ऑफिस चेयर कितनी है? 1। तो 27 का 1/, और ये आ जाएगा रेशियो। तो 5×5 = 25। अच्छा 3 से आपका 27 9 बार कट जाएगा, यानी कि 5:9/3 3 आ गए। 5:3 आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है जी, आसान था सवाल। चलो ये आखिरी होगा ना इस डीआई पे। अब आ जाओ, इसको बड़ा कर देते हैं। ये मेरा सवाल है और ये इसके जो हैं डीआई, और ये सवाल हो गया। करो, पढ़ते हैं, लंबा लग रहा है यार। जून में व्हील चेयर की संख्या मार्च में व्हील चेयर की संख्या का 5/8 है। मार्च और जून में ऑफिस चेयर की संख्या का रेशियो 5:3 है। ठीक है, तो जून में कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात करें। जून में कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात करें। जून के बारे में तो बताया ही नहीं गया ना, यानी कि जून एक अगले महीने का डेटा दे दिया इन्होंने को, कि यहां जनवरी से मई तक का ही रेशियो बताया गया है। अब सवाल में बोला है कि जून के महीने में, हम यहां लिख रहे हैं जून का महीना, जून के महीने में जो व्हील चेयर की संख्या है वो मार्च में व्हील चेयर की संख्या का 5/8 है। ठीक है, और मार्च और जून में ऑफिस कुर्सियों की संख्या का रेशियो 5:3 है। तो भाई हमें यहां पे जून और किसको रिलेट करना है? मार्च को। जून और मार्च के महीने को रिलेट करना है, यही बात है। आप बोलोगे यस सर। अब एक बात बताइए मेरे भाई, दो तरह की चेयर हैं, एक तो व्हील चेयर और ऑफिस चेयर। यहां व्हील और ऑफिस लिख लेते हैं, यहां व्हील ऑफिस लिख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। सवाल बोला है जून में जो व्हील चेयर की संख्या है वो मार्च में व्हील चेयर की संख्या का 5/8 है। तो मार्च का महीना मेरे भाई कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, मार्च का महीना ये वाला। ये किसका रेशियो दिया है? व्हील चेयर का और ऑफिस चेयर का रेशियो दिया है मार्च में 4:5। मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। तो मार्च के महीने में और जून के महीने में जो ऑफिस की कुर्सियां बन रही हैं उनका रेशियो कितना होना चाहिए? 5:3। अच्छा, यहां आना चाहिए 5/8। व्हील चेयर का रेशियो कितना आना चाहिए? 5/8। एक काम कर लेते, पूरे डाटा को 2 से गुणा कर लेते, 8 आएगा, 10 आएगा। अभी सुनना, मैंने पूरे को 2 से गुणा कर लिया, क्यों करा अभी पता चलेगा। देखिए मार्च के महीने में व्हील चेयर कितनी बनी है? 8। अगर मार्च के महीने में व्हील चेयर 8 बनी है, तो सवाल यह कह रहा है कि जून के महीने में जो व्हील चेयर की संख्या है वो मार्च के व्हील चेयर की संख्या का 5/8 है। तो अगर मार्च के महीने में व्हील चेयर 8 बने तो 8 का 5/8 तो कितना आ जाएगा? 5। आसानी से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 4 का 5/8 करता तो दशमलव में जाता, इसलिए कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ही बताइए, बोला मार्च और जून में ऑफिस कुर्सियों की संख्या का रेशियो 5:3 है। मार्च और जून के महीने में ऑफिस कुर्सियों की संख्या का रेशियो 5:3। मार्च में ऑफिस कुर्सी कितनी है? 10। तो जून के महीने में फिर ऑफिस कुर्सी कितनी होंगी? 6 होंगी कि नहीं होंगी? बोलो भाई, अगर 5:3 है तो 5:3 का डबल कितना होता है? 10/6। अगर मार्च के महीने में ऑफिस कुर्सी 10 है तो जून के महीने में कितने हो जाएंगी? 6। यानी कि यहां रेशियो ये 8-10 हो गया, काटना मत। यहां रेशियो कितना हो गया? ये 5-6 हो गया। ठीक है भाई, तो सवाल में आपसे पूछा है जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो जून में जो कुर्सियां बनेंगी वो 5 और 6 11 यूनिट बनेंगी। तो 11 का मल्टीपल वैसे यही आंसर होना चाहिए, नन ऑफ द एबव होने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर आप कर भी लो इस सवाल को सॉल्व, तो मार्च में कुल कितनी कुर्सी बनी है भाई सचिन? 18 कुर्सी बनी है। और मार्च में कुल कुर्सी बनी कितनी है? मार्च में कुल कितनी बनी है? 18%, यानी 5 का 18%। मार्च में हमें वैल्यू निकालने ना, तो मार्च में कितनी कुर्सी बनी है?
5,000 का 18% यानी कि 900। तो 18 की वैल्यू कितनी है? 50 गुना। तो 11 की वैल्यू भी 50 गुना, 550। ये बढ़िया सवाल है। कर पाए होंगे क्या बालक? इसने कर तो कम कैसे भाई? इससे 2/5 तो बदला नहीं, इसने ये कैसे करा? क्या राज है? बराबर में कोई बढ़िया बैठा है। चलिए अगला डीआई बनाते हैं। कौन सा डीआई है सचिन? ये वाला बताओ। बार ग्राफ। जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो, प्रश्न का उत्तर दो। क्या भाई जानकारी दी है इसमें? प्रोडक्ट का अंकित मूल्य बताया, मार्क प्राइस बताया है, ठीक है ना? किस चीज का? सेल फोन, कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच, डाइनिंग टेबल, बुक रैक, ये बताया है मार्क प्राइस। इसका 8,000 रुपए, इसका 15,000, इसका 6,000, इसका 10,000, इसका 7,000। यानी कि सवाल सीपीएमपी एसपी का, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का सवाल है, ठीक है? केवल मार्क प्राइस ही बताया और तो कुछ बताया नहीं गया इसमें। नहीं, अब सवाल देख लेते हैं, ठीक है? स्मार्ट वॉच और बुक रैक का सेलिंग प्राइस 4:5 के रेशियो में, किसके बारे में बात करा है? स्मार्ट वॉच और बुक रैक, इनके विक्रय मूल्य का, यानी कि सेलिंग प्राइस 4:5 के रेशियो में। स्मार्ट वॉच का सीपी 4,800 रुपए है। दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ होता है। स्मार्ट वॉच पे दुकानदार को अंकित मूल्य का 10% लाभ होता है। तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पे। बुक रैक का मार्क प्राइस मुझे पता है, यानी कि बुक रैक का क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है। वो कैसे आएगा? यहां से आएगा, यहीं से आएगा ना, कि आपकी स्मार्ट वॉच और बुक रैक के सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना दिया है? 4:5 का रेशियो दिया, यही है ना सवाल में? अच्छा जी, बढ़िया लग रहा है यार ये सवाल भी, ठीक है। अब यहां पे दिया स्मार्ट वॉच का सीपी 4,800 रुपए। अगर स्मार्ट वॉच का सीपी 4,800 रुपए है, लेकिन सवाल क्या बोला है कि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है। अंकित मूल्य का, ना कि क्रय मूल्य का। स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य कितना है? और तो 6,000 का 10% कितना आ जाएगा? 600। यानी कि 4,800 रुपए पर दुकानदार को कितने का लाभ मिला? यानी कि स्मार्ट वॉच का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 5,400 रुपए आ गया। तो स्मार्ट वॉच का सेलिंग प्राइस मेरे भाई, ये कलर दिखेगा, 5,400 रुपए आ गया। स्मार्ट वॉच का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 5,400 रुपए। गोविंद समझ में आया? 4,448 रुपए उसका सीपी था, अंकित मूल्य 6,000 का 10% 600 का फायदा हुआ, तो स्मार्ट वॉच का सेलिंग प्राइस 5,400। तो 4 की वैल्यू 5,400 है, तो अपन को क्या करना है? केवल 5 किलो निकालनी है। तो 4 किलो 5,400 कितने गुना हो गया? 5,200 होता, 1,300 1,350 हो गया ना। तो 5 की वैल्यू भी 1,350 गुना आएगी, तो 6500 और 250, 6,750। ये आ गया बुक रैक का सेलिंग प्राइस। लेकिन पूछा है बुक रैक पर छूट, तो बुक रैक का मार्क प्राइस कितना है? 7,000। 7,000 का मार्क प्राइस का सामान बेचा कितने में? 6,750 में। तो बुक रैक पर डिस्काउंट कितना है? 250 रुपए का। यह आंसर है। बढ़िया सवाल है जी। आगे देखते हैं। ये डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। ये तो सीधा सीधा है। डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य 10,000 और 7,000 है, तो इनका एवरेज जोड़ के आधा करो। 17,000 का आधा 8,500, ठीक है ना? चलो बड़ा कर लेते हैं यहां पर। ये वाला डीआई जो है, ठीक है। अच्छा, यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है, किसकी बात कर गया? सेल फोन की। दुकानदार लाभ 1,200 रुपए है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। ये सारी सवाल सेल फोन पे ही बनाया गया है। अच्छा, सेल फोन के सीपी और एमपी का रेशियो दिया 3:4, यही है। क्रय मूल्य से मार्क प्राइस का रेशियो सेल फोन का 3:4 है। इस बार ग्राफ में मुझे बताया गया सेल फोन का मार्क प्राइस 8,000 रुपए, तो 4 की वैल्यू 8,000 रुपए, ठीक है भाइयों। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? यानी कि सेल फोन का सीपी कितना आ गया? और सेल फोन पे दुकानदार को लाभ कितना हो रहा है? तो सेल फोन का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा?
6,000 रुपए का सेलफोन लागत है, 1,200 का लाभ हुआ, तो यानी कि सेलफोन का सेलिंग प्राइस 7,200। अब आपसे पूछा है छूट, छूट किस पे दी जाती है? एमआरपी पे। एमआरपी कितना है? 8,000। 8,000 का सेलफोन बेचा कितने में? तो छूट कितनी? 800 की। ठीक है ना? ओके, ये भी बढ़िया दिख जाएगा ना इस सबको। चलो, डाइनिंग टेबल का सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस 4:5 के रेशियो में है। डाइनिंग टेबल पे किस पे बात चलेगी? डाइनिंग टेबल पे। ओके, दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है, तो दुकानदार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एसपी आ जाएगा यहां से। डाइनिंग टेबल के किसका रेशियो दिया है? सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य का। डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य 5 की वैल्यू कितने सवाल में? 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 8,000 रुपए आ जाएगा कि नहीं? बोलो हां। तो एक डाइनिंग टेबल को आप 8,000 रुपए में बेचते हो और आपको 25% का लाभ मिलता है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? कितना? 6,400 रुपए। बात खत्म। ए ऑप्शन। देखो मेरे भाई, आपने डाइनिंग टेबल को 8,000 रुपए में बेचा, 25% का लाभ हुआ। हर चीज 100% होती है। अगर 100% पे 25% का लाभ हुआ तो 8,000 125% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू बटे 125, 100% की वैल्यू गुणा 100, ये आ जाएगा। ठीक है भाई। अब 125 अट्ठे हजार होता है, तो 125 से 1,000 कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। तो 8 अट्ठे 64 गुणा 100, 6400। ठीक है। ओके, ये आखिरी होगा क्या इस पे? चलो करो भाई सवाल। आप ही के पेपर का है, हर चीज हम ही करें तुमको। हाँ, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अब कहां चला गया? कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो लाभ बताइए। आ गया? 2%। 2%। भाई इस सवाल में ना ये करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सवाल ही अलग है। यहां कोई एक्चुअल कैलकुलेशन करनी कि परसेंटेज दिया, परसेंटेज ही पूछा, रुपया नो नीड। 100 मान के भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जो आपको पसंद आए। जैसे मैं 100 मान के बता देता हूं। कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है, यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो अंकित मूल्य कितना है? 120। दुकानदार 15% की छूट देता है। आप बताओ, अगर 120 पे 15% की छूट देगा, तो 120 का 15% कितना होता है? 18। क्योंकि 120 गुणा 15%, तो 1800 बटे 100, 18 आ गया। तो अगर भैया 120 पे 18 की छूट दे दी, तो बेचा कितने में? बताओ, 100 रुपए का सामान 102 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए लागत, 102 में बेचा, और 100 पे जो भी आंसर आता है सीधा 2% हो गया कि नहीं? तो इसकी कोई जरूरत यहां पर नहीं थी। पिछले सवालों में हमसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन पूछ रहा था रुपया में, इसलिए मैंने कैलकुलेशन करी। खत्म ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 2 ही डीआई रह गए ना बस अब। ओके, अगला प्रॉपर टेबल डीआई है जी, है ना? तो इसको देखते हैं क्या बताया गया इसमें। बढ़िया से पढ़ो भैया। द फॉलोइंग टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स इन कुंटल प्रोड्यूस बाय 5 डिफरेंट फार्मर इन ए सर्टेन ईयर। ये 5 किसानों के नाम दिए, रोशन, प्रभाकर, तेजा, भार्गव और कृष्ण। ये राई, सरसों, जई, गन्ना और गेहूं की जो फसल बो रहे हैं, तो उसका जो उत्पादन हो रहा है वो बताया गया इसमें कुंटल में, यानी कि 640 कुंटल रोशन ने उगाया है, सरसों 920 कुंटल उगाया। इस तरीके से समझ लिया डाटा। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दिखेगा आप सबको। सवाल यह है कि विच फार्मर प्रोड्यूस थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ क्रॉप्स। किस किसान ने सबसे कम फसल उगाई हैं? यानी कि जोड़ना पड़ेगा। मैं तो ना जोड़ूं, हैं? मेरे को ऑब्जर्वेशन से बताओ कि सबसे कम कौन उगा रहा है इनमें से। सबसे कम कौन सा आदमी उगा रहा है?
देखो भार्गव तो बहुत ज्यादा है, देखो ना 1050, 840। रोशन भी काफी ज्यादा है? या तो प्रभाकर में से आंसर होगा भाई, या तेजा। तेजा भी कम ही दिख रहा है। इन तीनों में से आंसर होना चाहिए। जोड़ लेते हैं क्या? जोड़ लेते हैं। प्रभाकर, तेजा और कृष्णा, इनमें से मुझे आंसर दिखना चाहिए भाई। ऐसा ही है क्या? चलो जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 600, 440, 1040 प्लस 180 तो कितना आ जाएगा? 1220। 1220 और 580 तो 1800, 1800 और 480 2280 हो सकता है। ये डाटा में आगे यूज भी पड़ा जाए हैं। तेजा जी कितने? 250 और 650, 900। 900 और 750, 1650। 660 और 560, 1220। तो अभी तक कितना जोड़ा था हमने? 1350 और 1220। 1350 ही जोड़ा था ना, तो 1350 में 1220 जोड़ेंगे तो 2570। तो तेजा तो ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, कृष्णा जी देख लेते हैं। 720 और 320, 1040। 1040 और 760, 1800 है। 1040 और 760 हो जाएगा ना। और 630 और 260 यानी कि 900, नहीं 890। अभी तक कितना जोड़ा था मैंने? 1800, 990 यानी कि 2790। तो सबसे कम भैया प्रभाकर ही आएगा, है ना? प्रभाकर ही सबसे कम आएगा। चलो ये जोड़ लिया, आगे देखते हैं क्या यूज पड़ता है इसका। सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात ज्ञात करें। सभी किसानों द्वारा कुल सरसों ये उगाई जा रही हैं और कुल गेहूं ये उगाए जा रहे हैं, ठीक है भाई? इनका अनुपात बताना है। तो जोड़ लेते हैं जल्दी से। 1700, 1700 और 600, 2300, 500, 2800 और 900, 3700। 20 और 80, 100, 100, 160, 60, 220 और 50, 270। तो कितना जोड़ा था पहले मैंने? 3700 और 970। तो कितना आ जाएगा ये? 4670। क्या ठीक जोड़ा है? हैं? फिर से कर लें? नहीं नहीं, 700, ये 1700 और 600, 2300, 500, 2800 और 900, 3700। 3700 के बाद 20 और 80, 100, 100 और 100 भी 220 और 50, 270। अच्छा 270 ही जोड़ना है। 3700 में 270 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा ये? 3970। हालांकि 3970 का बच्चा, ये वाला आंसर होना चाहिए ना, वैसे ये होना चाहिए ना यार। चलो देख लेते हैं। गेहूं भी जोड़ लो। जोड़ना ही तो है, कोई बड़ी चीज थोड़ना है। ठीक है भाई। 600, 800, 1400, 600, 2000, 2400 और 300, 2700। 2700 के बाद 50, 40, 90, 20, 110 और 30, 140। तो कितना आ गया? 2700 और 140, 2840। यही आंसर है भाई। ओके, जब मैं रेशियो लूंगा तो 1 जीरो खत्म। 397 रेशियो 284। डी ऑप्शन आंसर है। अभी जोड़ लेते हो कि नहीं? तुम जोड़ लेते हो ऐसे बाल को? क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट हटाओ और सैकड़ा का माल जोड़ लो, यही करना है। ठीक है, चलो। सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच अंतर क्या है? अरे कैसे गंदा आदमी है यार, हैं? इतना। सभी किसानों द्वारा जो राई बोई गई है और जो जई बोई गई है, उनके उनके औसत का अंतर। अच्छा, एक चीज मैं देख सकता हूं कि इनके औसत का अंतर क्या करके मैं जोड़ का अंतर निकालूं और सीधा मैं अंतर ही ना निकाल लूं? क्या सीधा अंतर नहीं निकाल सकता भाई? पहले मैं इनको जोड़ूं फिर जोड़ के घटाऊं तो सीधा ही ना घटा लूं? मान लेते हैं कि ये बड़ा है तो 340 से 640 कितना? 300। ये कितना? 600। ये कितना? 500, 1100। और ये -80 यानी कि कितना आ गया? 1020। ये कितना कम है? 60 कम है, 960। तो 960 यानी कि राई की फसल ज्यादा बुग रही है जई से।
तो 960 आया टोटल में डिफरेंस। एवरेज कितना है बटे 5, तो 192। ठीक है, ऐसे सोचा होगा बालकों ने। भाई आपको क्या करना है, इनके एवरेज का डिफरेंस निकालना है। तो क्या करो, जब डिफरेंस ही करना है तो पहले तो जोड़ ही करना पड़ेगा ना। तो जोड़ के घटाना ही है इसमें से इसको, तो पहली घटा लो। मैंने मान लिया बड़ा है तो इसमें से घटाते चले गए, पॉजिटिव नेगेटिव देख के बटा 5 कर दिया। आओ, ये बढ़िया चीज है यार, 2 DI और है इस पे। आ जाइए, फाइंड द एवरेज क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय तेजा। तेजा जी, तेजा जी तो हमने पहली जोड़ लिए है। तेजा द्वारा उत्पादित फसलें औसत ज्ञात करें। अब तेजा जी कहां मांगे, कहां मर गए ये। तेजा ने कितनी उगाई है 2570, और इनका एवरेज निकालना है तो 500, कहां मर गए 2570 आएगा ना, और इनका एवरेज बटे 5 तो 514 आना चाहिए। ये 574 कैसे आ रहा भाई साहब, ये तो मैच नहीं कर रहा। क्या तेजा जी को जोड़ने में कुछ गड़बड़ हुई है हम लोगों से, है भाई। 750, 250, 1000, 650, 1650 हो गया, 660 और 560 कितना हो गया 1220। तो कितना जोड़ा था 1650 और 1220, 2870 है भाई। गलत जुड़वा रहे हो तुम लोग मेरे से यहां पे हैं। 2870 आएगा, तो 2870 बटे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा। वो लौंडे ने सही जोड़ा है, 500 और 370 बटे 5 74, तो 574 इसका आंसर है। ठीक है, पिछला सवाल तो गलत नहीं हो गया हम लोगों से, वो तो ठीक ही होगा। आगे चलते हैं, ये बताओ जी लास्ट क्वेश्चन, फिर हमारा बस एक DI रह जाएगा। इस DI में कुछ भी ज्यादा नहीं था, बस जोड़ना घटाने का ही काम था। बोला है रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना % है। तो भार्गव हमने जोड़ा है, भार्गव जोड़ा है क्या, भार्गव नहीं जोड़ा ना, रोशन जोड़ा रहा है तेरी। सवाल भी भार्गव और रोशन पे बनाया है। तो बोला रोशन द्वारा कुल उत्पादित फसलें भार्गव द्वारा कुल उत्पादित फसलों का कितना % है। तो टोटल यहां पर जोड़ लीजिए, टोटल जोड़ने से कितना आएगा 900, 300, 1200, 1200 और 920, 2120, 2120 और 340, 2460, 2460 और 640, यानी कि आ जाएगा भैया 2500 और 600 3100। तो जोड़ के कितना आ गया 3100। भार्गव का कितना आ गया, भार्गव का 200 नहीं 280 और 820 जुड़ जाएगा आसानी से, 1100, 1100, 200, 1300, 1050 और 840, 1900 नहीं 1890। तो कितना जोड़ा था अभी तक हमने, अभी तक हमने जोड़ा था यहां पे 900, 200, 1100, 1100 और 1890। तो कितना आ जाएगा 1100 और 1890, 2990 हो गया ना। तो 2990 हो गया, क्रॉस चेक करते चलो, कोई दिक्कत। 280 और 820, ये 1100 और 200 1300, 1300 और 1890, 3190 आएगा भाई। ठीक है, तो भार्गव की टोटल फसल 3190। पूछा क्या है, रोशन का उत्पादन भार्गव का कितना % है। तो रोशन ने कितना उत्पादन किया है 3100 किया है, भार्गव ने कितना किया है 3190, यही है। तो कितना % है गुणा 100%। अब एक बात आप ये देख लो मेरे भाई कि ये जो है 3190 से 3100 बिल्कुल हल्का सा ही कम है, यानी कि 100% से हल्का, ये बिल्कुल ठीक लगा है इसने 97%, क्योंकि 3190 से कितना कम है 90 कम है, और 3100 का 3% होता है 93, और ये 93 के आसपास ही कम हुआ, तो आंसर 97% के करीब आएगा। तो ये सही है इसका। ठीक है, खत्म। आखिरी DI करेंगे मेरे दोस्तों हम पहली शिफ्ट का, कर लें। कितनी देर का हुआ है, अच्छा 39 मिनट ही हुआ है। चलो, डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन है भैया, द गिवन टेबल सोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 4 डिफरेंट कंपनी। 4 कंपनी खुली है ABCD, उन 4 कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं
उनकी संख्या बताई, कंपनी में 2000 है, बी में 2400 है, इस तरीके से। एंड द परसेंटेज ऑफ मेल रेशियो, परसेंटेज ऑफ मेल इन कंपनी में जो मेल काम कर रहे हैं उनका परसेंटेज, जैसे कंपनी में 2000 लोग काम कर रहे हैं तो इन 2000 लोगों में 60% क्या है, मेल है, यानी कि बाकी की 40% फीमेल है, ये बता दिया गया। उसके बाद रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो बताया गया है। कंपनी में 2 डिपार्टमेंट है, फाइनेंस और मार्केटिंग के, तो फाइनेंस के बारे में तो पता है, मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं बताया गया, यानी कि मार्केटिंग का टोटल में से फाइनेंस को घटा घटा के निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो सवाल में आपसे पहला सवाल देखते हैं, 17वां, सभी कंपनियों में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच क्या अंतर है। सभी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच क्या अंतर है, तो पहले अपन लोग पुरुष निकाल लेते हैं। 2000 में से पुरुष कितने हैं, 1200, 2400 का 75% कितना आ जाएगा भैया आपका, 1800, 1800 का 50% 900, 2800 का 75% 2100, ये आ गया। ये टोटल पुरुष आ गए मेरे भाई सारी कंपनियों में। ठीक है, अब यहां बोला है फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों का परसेंट, फाइनेंस विभाग में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, 2000 में से फाइनेंस में कितने काम कर रहे हैं, 70% 1400, यहां 2400 का 50% 1200, ये लंबा सवाल है भाई। 1800 का 60% 1080, यही है। ये फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों का परसेंट, टोटल कर्मचारी कितने कंपनी में, 1800, 1800 में फाइनेंस में कितने, 60%, 1080, ये कितना हुआ, 2800 कंपनी डी में कर्मचारी हैं, 2800 का 50% फाइनेंस में है, 1400। समझ में आया, ये बात समझ में आई। अब आपको निकालना है मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला। अब तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में पुरुष और महिला निकाल लो ना, निकालना पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं आपके पास। 1400 में फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसका रेशियो दिया है, पहले मेल बाद में फीमेल है ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल कितने, 1400 को 4 3 में बांटो, 7 4 3 7, 7 का दुगना 1400, तो दुगना आएगा 800 और 600, ये कितना 3 1 4, 4 की वैल्यू 1200, तो कितना आएगा 900 और 300, ये कितना 5 4 9, 9 की वैल्यू 1080, 120 गुना, तो कितना आएगा 600 और 480, ये कितना 9 5 14, 14 मतलब 1400, तो कितना आएगा 900 और 500। मेरे पास डेटा आ गया और ये मैं सब डीआई में लगा सकता हूं अब, अगर इस पर जितने भी सवाल बनेंगे। तो सभी कंपनियों में मार्केटिंग में मेल और फीमेल, हमें केवल किस पे ध्यान देना है, मार्केटिंग पीपल पे, चूना लगाओ डिपार्टमेंट। ठीक है जी, तो ये जो मार्केटिंग है डिपार्टमेंट, इसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने, यही बताना है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास कंपनी में मेल कितने हैं, 1200, 1200 में से फाइनेंस में कितने काम कर रहे हैं, यानी कि बाकी के 400 मार्केटिंग में होंगे। क्या गोविंद सही हो रहा है? अगर कंपनी में टोटल 1200 पुरुष आदमी हरामी है, ठीक है, 1200 में से 800 फाइनेंस में, तो बाकी के 400 मार्केटिंग में, 1800 में से 900 फाइनेंस में, तो बाकी के 900 मार्केटिंग में, 900 में से 600 फाइनेंस में, तो बाकी के 300 पुरुष मार्केटिंग में, 2100 में से 2100 ये ना, 2100 में से 900 फाइनेंस में, तो बाकी के 1200 मार्केटिंग में। यही हो गया। अब मुझे निकालनी पड़ेंगी महिलाएं, तो महिला अगर मुझे निकालनी है सभी, तो एक बात बताओ, महिला टोटल निकाल लेते हैं ना, ये टोटल कितने हो रहे हैं, ये ऐसे ही कर लेते हैं। 2000 अगर टोटल लोग हैं तो उसमें से 1200 कौन है आपके, तो बाकी की 800, और 800 फीमेल में से किसमें है, तो बाकी कितनी बची, कहां है, 200 मार्केटिंग में। ठीक है भाई, 2400 में से 1800 मेल, बाकी 600, 600 में से 300 मार्केटिंग, 300 फाइनेंस 300 मार्केटिंग, 1800 में से 900 मेल, बाकी 900 फीमेल, 900 में से 480 फाइनेंस, बाकी का 420 मार्केटिंग। समझ में आ रहा है गोविंद? 2800 में से 2100 पुरुष, बाकी 700 फीमेल, 700 में से 500 फीमेल फाइनेंस में, बाकी 200
मार्केटिंग में। तो ये आ गया। हालांकि मैं ऐसे भी कर सकता था कि पहले टोटल कर्मचारी जोड़ लेते, उसमें से टोटल पुरुष घटा देते, टोटल फीमेल आ जाता, टोटल फीमेल में से फाइनेंस की टोटल फीमेल घटा देते तो मार्केटिंग की टोटल फीमेल आ जाता। ठीक है ना? है ना? ये चीज तो करनी ही पड़ती, ये वाली चीज तो करनी ही पड़ती। अब कितना आ गया? 900, 300, 1200, 400, 1600, 1200, 2800, 200, 300, 500, 200, 700, 420, 1120। तो 28 चौका 112, जीरो से जीरो, 28 चौका 112, यानी कि 10 रेशियो। अच्छा, डिफरेंस बताना है। तो 2800 और 1120, डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये 1680। ठीक है, आ जाते हैं अगला सवाल। सवाल है यहां पर, सेम क्वेश्चन है। अब देखो जल्दी से हो जाएगा सवाल। सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है? तो सवाल में बोला है कि कंपनी सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या। देखो जरा, कंपनी सी में चले जाओ। कंपनी सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारी कितने हैं? 600। कितने हैं भाई गोविंद? 600। ये कितना परसेंट है, किसका बताना है? कंपनी डी में मार्केटिंग विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या, कंपनी डी में मार्केटिंग विभाग के कुल कर्मचारी। तो आप बताओ, अगर मैं कंपनी, यही तो हिंसी आ जाएगा, कंपनी डी की बात करता हूं, तो कंपनी डी में टोटल कितने लोग हैं? 2800 में से 50% किसमें है? फाइनेंस में। तो बाकी के 50%, तो 2800 का 50%, तो कंपनी डी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं? 1400। ये तो बताना 1400 का कितना परसेंट है? 600, 3/7। और 3/7 कितना होता है? 43%। 1/7 का मतलब अप्रोक्स 14.28%, और 3/7 यानी कि 3 गुना 42.84, यानी कि 43%। ठीक है क्या? हाँ जी। अगला है, सेम डेटा के साथ डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है? डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या का। मेरे लिए सवाल एकदम बच्चों का खेल है अब ये, क्योंकि मैं सीधा चला गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मैंने पूरी कैलकुलेशन करी थी। ये रही कंपनी डी, कंपनी डी के मेल फीमेल, ये रेशियो बताना था 1200 और 200, यानी कि 6:1। बोलो 6:1 कौन सा है? तो जरूर नहीं कि कैलकुलेशन खराब जाए, ठीक है, कर लोगे तो कहीं ना कहीं यूज होगी। आगे देखना, सभी कंपनियों में फाइनेंस डिपार्टमेंट में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है? ठीक है, यही है फाइनेंस डिपार्टमेंट में महिला कर्मचारियों का एवरेज। तो कहां है? मैंने निकाला फाइनेंस डिपार्टमेंट में, यहां जाते हैं, महिला कर्मचारी ये हैं, कितनी है ये? 600, 300, 900, 500, 1400 और 480, 1880। 1880/4 करोगे कितना? 470। कर लेते हो कि नहीं कर लेते? ठीक है, 600, 300, 900, 500, 1400, 480, 1880। ठीक है भाई, बटे 4 कंपनी थी तो 4 से भाग करेंगे 470। ऐसे ही करना बाबलो। ठीक है, आइए, कैलकुलेटर छोड़ना है वहां पे, दिमाग ही कैलकुलेटर की तरह यूज करो। सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? तो सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारी भी मैंने निकाले थे भाई, निकाले नहीं थे? ये देखो, ये रही सारी कंपनी, और ये कंपनी में पुरुष कर्मचारी कितना है? ये सब 2100, 900, 3000 और 12, 4200 और 1800, 6000, और 6000/4 कितना होता है? 1500। तो कम, यानी कि पूरे डाटा का इस्तेमाल, एक सवाल में डाटा निकाल लिया और बाकी सेकंड्स में हो गए। तो कितना आ गया सवाल का आंसर? 1500। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर है। कर लिया इसने। पर वो दुख है, इसे 2/5 का परसेंटेज नहीं बना यार। कैसा लगा मेरे भाई बताइए? बिल्कुल कंक्रीट काम की चीज और बेहतरीन, मतलब वो सॉल्यूशन जिसे हर कोई बच्चा एग्जाम में सोच सकता है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए। पहली शिफ्ट हमारी समाप्त होती है कम से कम टाइम में, जैसे मैंने पहली शिफ्ट करवाई है।
मैं वैसे ही सेकंड शिफ्ट करवाने की भी कोशिश करूंगा मेरे दोस्त। तो आप इस क्लास को देख के जाइए। देखो जैसे ये DIIC को थोड़ा बहुत इधर उधर करके वह सेम सा ही DI आपको अगली शिफ्ट में दिखेगा। तो ये सवाल तो हर बच्चे को कर ही लेने चाहिए। हर बच्चे तक शेयर कर देना जो आपको यूपी में भटकता हुआ दिखाई दे रहा है, यूपी SSC PET का पेपर देने के लिए तैयार। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारी एनर्जी जो देखते हैं आप, है ना, हर समय हर वक्त तैयार पेपर सॉल्व कराने के लिए, उड़ाने के लिए मेरे दोस्त, ऐसी एनर्जी आपके अंदर भी होनी चाहिए। कमेंट्स करिए, शेयर करिए। PDF मैं इसकी टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सब बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। और यहां मैंने इसी चैनल पे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का कंटेंट कराया हुआ है यूपी SSC PET के लिए। ठीक है, चलिए बाय।